नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। कहां चली रात भर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर। और किसने कहा राम जन्मभूमि परिसर जमीन खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई है। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलवामा के हंजिन राजापोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की गई। सुरक्षा बल और पुलिस की एक टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपने की सूचना मिली थी। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर आज किसान पंजाब में धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में डीसी कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सरकार से तेल के बढ़े हुए दामों को वापस लेने और खेती के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी। एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने अगस्त 2016 से लेकर जुलाई 2021 के बीच एलपीजी कीमतों की बढ़ोतरी का ग्राफ दिखाते हुए ट्विटर पर लिखा है कि मोदी माया का ऐसा प्रभाव पड़ा, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़े प्रचार अभियान की तैयारी कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज होने जा रही बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। किसान नेता दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिशन यूपी उत्तराखंड का ऐलान करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। रक्षा मंत्री कानपुर में एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री का लखनऊ जाने का कार्यक्रम है, जहां वो कल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरे ने कहा कि अयोध्या में जमीन खरीद में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। उनके मुताबिक कोषाध्यक्ष होने के नाते मैंने जांच में पाया कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हम राम भक्तों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि न कुछ गलत हुआ है और न ही आगे कुछ गलत होगा। राम जन्मभूमि परिसर के आसपास बहुमंजिला इमारतें नहीं बन सकेंगी। परिसर की सुरक्षा को देखते हुए आसपास बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने की तैयारी है। आज इसे लेकर प्राधिकरण सचिव आरपी सिंह ने बैठक बुलाई है। इसमें इसे लेकर फैसला हो सकता है और आसपास ऊंची बिल्डिंग के निर्माण की मनाही के लिए निषेधाज्ञा जारी के संबंध में है। एनआईए ने दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में आरोपी नासिर और इमरान के हैदराबाद के घर की तलाशी ली है। तलाशी के दौरान मौके से कई डिजिटल डिवाइस और खुफिया दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा आईईडी बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया। एनआईए ने दोनों को बुधवार को हैदराबाद से ही गिरफ्तार किया था। भारतीय सेना को आज मेक इन इंडिया के तहत 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिल जाएंगे। ब्रिजिंग सिस्टम नदी, नहर या पहाड़ी जगहों पर पुल बनाकर सेना की आगे बढ़ने में मदद करेगा। सिस्टम फिलहाल विशेष तौर पर पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं पर इस्तेमाल करने के लिए सेना को दिए जा रहे हैं। दिल्ली में कितने साल बाद पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। भीषण गर्मी के चलते कहां लोग घर में रहने को मजबूर हुए। पाकिस्तान में कौन सा शहर सबसे गर्म और वॉशिंगटन में भी लोग गर्मी से परेशान। गर्मी के कहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 पारा हाई। देश दुनिया में भीषण गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और यूपी जैसे उत्तर भारत वाले राज्यों में अगले 2 दिनों तक लू जारी रहने की आशंका है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। 90 साल बाद 1 जुलाई का दिन दिल्ली का सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी को देखते हुए हीट स्ट्रोक, डायरिया और टाइफाइड का खतरा बढ़ गया है। लोगों को इसे लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान के चूरू में भीषण गर्मी ने लोगों को अपने घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए। गर्मी को लेकर चूरू दुनिया में अलग पहचान रखता है। राजस्थान के भरतपुर में भी भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। गुरुवार को जिले का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी के चलते दोपहर के समय बाजार सहित शहर की सड़कें सूनी दिखीं। लोग सिर्फ जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा लेते भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में मानसून के लिए और समय का इंतजार करना पड़ सकता है। 48 घंटे बाद यहां बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आज या कल दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 5 जुलाई तक बादल छाए रहने के अनुमान है। इससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान ने गुरुवार को जुलाई महीने के लिए मानसूनी बारिश के पूर्वानुमान की जानकारी दी। आईएमडी के मुताबिक जुलाई में पूरे देश में सामान्य मानसूनी बारिश होने की उम्मीद है। गुरुवार शाम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कई जगहों पर भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली।
दुनिया में सबसे गर्म जगह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जकोबाबाद शहर बना। यहाँ तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। हीट वेव के कारण यहाँ तापमान इतना ज्यादा है जिसे इंसानी शरीर झेल नहीं सकता। वहीं पाकिस्तान से आ रही हवाओं ने भारत के कई राज्यों को तपा कर रख दिया है। कनाडा में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा गर्मी के चलते यहाँ कई लोगों की मौत हो गई। कनाडा मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सिएटल, पोर्टलैंड और अन्य कई शहरों में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। वॉशिंगटन सहित कई शहरों में लोग गर्मी से परेशान हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए नदी किनारे पहुंचे और नदियों में तैरते नजर आए। गर्मी के चलते वॉशिंगटन में बिजली की मांग में भारी इजाफा हुआ है। इस वजह से लोगों को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाके में 27 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दिया चीन से तनाव खत्म होने का भरोसा और उइगर मुस्लिमों को लेकर चीन को इमरान का समर्थन। देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा में सेना के काफिले पर बड़ा बम धमाका हुआ है। इस हमले में 27 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर हुए इस हमले को बिल्कुल वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे कश्मीर के पुलवामा में हमला किया गया था। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चीन के साथ तनाव खत्म होने का भरोसा जताया है। जनरल नरवणे ने कहा कि LAC विवाद पर दोनों देशों के बीच बातचीत से विश्वास निर्माण में मदद मिली है। नरवणे ने बताया कि फरवरी में पैंगोंग झील इलाके से सैनिकों की वापसी के बाद से हालात सामान्य हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने यहाँ बंदी नागरिकों और मछुआरों की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है। भारत ने अपने यहाँ बंद 271 पाकिस्तानी नागरिकों और 74 मछुआरों के नामों की सूची पाकिस्तान को दी है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ कैद 51 भारतीयों और 558 मछुआरों के नामों की लिस्ट भारत को दी है। शी जिनपिंग और इमरान खान दोनों एक दूसरे के देशों का दौरा करेंगे। सबसे पहले इमरान खान जुलाई के आखिरी हफ्ते में 3 दिन के लिए चीन जाएंगे। इस दौरान वे चीन के साथ डिफेंस डील करेंगे। इमरान का वुहान लैब जाने का प्लान भी है। इसके बाद जिनपिंग अगस्त के तीसरे हफ्ते में 2 दिन के पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे। पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हो गया है। इस्लाम का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान ने उइगर मुस्लिमों पर चीन के पक्ष में बयान दिया है। इमरान खान ने कहा कि दुनिया उइगर मुसलमानों के बारे में चाहे जो भी कहती रहे, लेकिन हम चीन की सरकार के साथ हैं। पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फिदायीन आतंकियों की जगह फिदायीन ड्रोनों से हमले की फिराक में है। पाकिस्तान ने चीन से खरीदे ड्रोनों को आतंकी संगठनों में बांट दिया है, जिन्होंने उन्हें फिदायीन ड्रोनों में बदल दिया है। पाकिस्तान की सेना ने मेड इन चाइना VT-4 युद्धक टैंकों के पहले बैच को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। थाईलैंड और नाइजीरिया के बाद इन टैंकों को चीन से खरीदने वाला पाकिस्तान तीसरा देश है। VT-4 चीन का 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक है, जिसे नोरिंको कंपनी ने बनाया है। अफगानिस्तान में तालिबान समेत दूसरे आतंकी संगठनों को शह देना पाकिस्तान को अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अफगान आतंकियों के 2 अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 5 सैनिक मारे गए। इन हमलों में कई जवान घायल भी हुए, जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। चीन ने हवा में चलने वाली दुनिया की इकलौती ट्रेन बना ली है। ये ऑटोनोमस स्काई ट्रेन नई टेक्नोलॉजी द सस्पेंशन रेलवे पर आधारित है, यानी ये जमीन पर नहीं बल्कि हवा में बिछाई गई रेल लाइन से लटकती हुई आगे बढ़ेंगी। चीन की इस स्काई ट्रेन में एक साथ काफी यात्री सफर कर सकते हैं। और आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और पंजाब के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह की खबरें सामने आ रही हैं। आइए देखते हैं टॉप 9 राजनीति में बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल के भाषण के साथ होगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस अधिवेशन में विधायकों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद ये राज्य विधानसभा का पहला सत्र है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बंगाल के मशहूर हिमसागर, लक्ष्मण भोग और मालदा आम भेजे हैं। इसे ममता की मैंगो पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। PM और गृह मंत्री के अलावा ममता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आम भेजे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की जांच को लेकर गठित NHRC पैनल ने अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ को सौंप दी है। कोर्ट में मामले की सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी। हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा के सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। सत्र के दौरान टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी बड़े स्तर पर प्लान कर रही है। इस दौरान कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम बैठक होने जा रही है। 9 से 12 जुलाई तक होने वाली संघ की प्रांत प्रचारक बैठक है। यूपी चुनाव से पहले होने जा रही ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। संघ की तरफ से बीजेपी के साथ समन्वय की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, बैठक में इसका फैसला भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी आज अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है। सहनी यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सहनी आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं नारे के साथ राज्य विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने गुरुवार को इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने इसके पीछे अफसरों के तानाशाही रवैये को वजह बताया और कहा कि अधिकारी तो अधिकारी, विभाग के चपरासी भी मेरी बात नहीं सुनते। ऐसे में मैं पार्टी में बना रहूंगा और सीएम नीतीश के बताए रास्ते पर चलता रहूंगा। पंजाब के बाद अब हरियाणा से भी कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह की खबरें सामने आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक 19 विधायकों ने गुरुवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल से कहा कि मौजूदा सियासी हालात में हरियाणा कांग्रेस को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। ईडी ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में एक शुगर मिल को सीज किया है। मिल के एक बड़े हिस्से का मालिकाना हक डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पत्नी का बताया जा रहा है। 2019 में कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने केस रजिस्टर किया था। मामले में जांच एजेंसी की तरफ से ये पहली कार्रवाई है। और मुंबई में लोग क्यों वैक्सीन के लिए परेशान रहे, फेक वैक्सीनेशन में क्या बड़ा खुलासा हुआ है, योग पर पीएम ने डॉक्टर्स को क्या हिदायत दी है, देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। जम्मू के रियासी जिले में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ के एसपीओ मोहन सिंह 72 साल के वृद्ध को पीठ पर बिठाकर वैक्सीनेशन सेंटर तक ले गए। मोहन सिंह दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रात के वक्त सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं, जबकि दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की सरकार की मुहिम का हिस्सा बनते हैं। देश में वैक्सीनेशन की कुल डोज का आंकड़ा 34 करोड़ तक पहुंच गया है। गुरुवार को पूरे देश में 38 लाख से अधिक डोज लगाए गए। अब 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन भी तेज हो गया है। अब तक 9.5 करोड़ से ज्यादा इस आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मुंबई में गुरुवार को एक बार फिर वैक्सीनेशन का काम रुका रहा। तमाम सेंटर्स से मुंबईकर निराश होकर वापस लौटते रहे। हालांकि एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने बता दिया था कि वैक्सीन की कमी की वजह से गुरुवार को वैक्सीनेशन का काम बंद रहेगा, लेकिन तमाम सेंटर्स पर सुबह से दोपहर तक लोग पहुँचते रहे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोरोना टीके के लिए भगदड़ मच गई। घटना यहां के सौसर स्थित लोधीखेड़ा सामुदायिक भवन में घटी। ये हालात इसलिए बने क्योंकि केंद्र पर जितने भी टीके थे उससे ज्यादा लोग पहुंच गए। वीडियो में दिख रहा है कि मौके पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। मुंबई के फेक वैक्सीनेशन कैंप रैकेट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने कुल 10 फेक वैक्सीन कैंप लगाया। ये कैंप 25 मई से 6 अप्रैल के बीच लगाए गए और 2686 लोगों को फेक वैक्सीन दी गई। 26 मार्च से पहले इस गिरोह ने कई असली वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए थे और इन्हीं कैंप में खाली हुए वॉयल्स के अंदर सलाइन भरकर बाद में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का प्लान बनाया। फर्जी वैक्सीनेशन मामले में मुंबई पुलिस ने 11वीं एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर अंधेरी के MIDC पुलिस ने दर्ज की है। इसी इलाके में फेक वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन के नाम पर सलाइन वाटर दी गई थी। पिछले दिनों योग गुरु रामदेव और IMA के बीच हुए विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने IMA से कहा है कि जब आप लोग योग पर स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया इसे गंभीरता से लेती है। ऐसे में सवाल है कि क्या IMA इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा सकती है? क्या योग पर एविडेंस बेस्ड स्टडी को IMA साइंटिफिक तरीके से आगे ले जा सकती है? डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर स्टडी को इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया जाए। ये स्टडीज दुनिया में डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स को योग के बारे में बताने और जागरूक करने में और मदद करेंगी। कोरोना संकट की वजह से आर्थिक तंगी झेल रहे पेरेंट्स को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूल की फीस में 15% की कटौती के आदेश दिए हैं। साथ ही स्कूलों को कहा गया है कि वे मासिक आधार पर फीस लें। स्कूलों को ये भी निर्देश दिया गया है कि अगर उन्होंने पूरी फीस चार्ज की है तो वो फीस वापस करें या फिर एडजस्ट करें। महाराष्ट्र के ठाणे में जिंदा शख्स का कैसे बन गया मृत होने का सर्टिफिकेट? दिल्ली के लोग क्यों नहीं मान रहे हैं कोरोना के नियम? रूस और यूरोप की चिंता क्यों बढ़ी? देखते हैं टॉप 9 महामारी। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। इनमें सबसे अधिक 1,22,000 से ज्यादा मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई है। वहीं कर्नाटक में 35,000 से ज्यादा और तमिलनाडु में 32,000 से ज्यादा मौतें महामारी से अब तक हो चुकी हैं।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,169 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 54,246 मरीज रिकवर हो गए। इसके बाद एक्टिव केस 5 लाख के करीब रह गया है। इस बीच 24 घंटे में महामारी ने 782 और लोगों की जान ले ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 111 लोग रिकवर भी हुए। राजधानी में एक दिन में 4 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1357 रह गई है। दिल्ली में कई बाजारों को बेतहाशा भीड़ के कारण बंद करवा दिया गया, लेकिन फिर भी लोग सबक नहीं ले रहे। टीवी 9 भारतवर्ष ने जब दिल्ली के सदर बाजार की स्थिति का जायजा लिया तो यहाँ हर तरफ कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखी। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चौंकाने वाली हरकत की है। कॉर्पोरेशन की फाइलों में एक रिकवर कर चुके कोरोना पीड़ित को न सिर्फ मरा हुआ बता दिया, बल्कि खुद उसी को फोन कर उसके मरने की तारीख पूछी। यही नहीं, कॉल करने वाली महिला ने चंद्रशेखर देसाई नाम के शख्स को ये भी कहा कि उनका डेथ सर्टिफिकेट तैयार है और ले जाए। उत्तर प्रदेश के जिन गांवों में कोरोना के कारण लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी स्मृति में वहां एक स्मृति वाटिका लगाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले इस काम से यूपी सरकार सभी प्रदेशवासियों को जोड़ना चाहती है। इसके लिए 30 करोड़ पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यूरोप में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बारे में अलर्ट किया है। WHO ने कहा कि संक्रमण में लगातार 10 सप्ताह गिरावट के बाद ये स्थिति आई है। खासतौर से ब्रिटेन के लोगों ने ये मान लिया था कि कोरोना का खतरा खत्म हो चुका है और उन्हें लॉकडाउन से निजात मिल जाएगी, लेकिन वहां जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है वह चिंता की बात है। रूस में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे में 672 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यह एक दिन में मौत की संख्या में बढ़ोतरी का रिकॉर्ड है। वहीं एक दिन में 23,543 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जो कि जनवरी महीने में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कल डॉक्टर्स डे था और इस बार ये दिन खास तौर से बेहद अहम था। लोगों ने कोरोना काल में डॉक्टरों की सेवा को याद किया और उन्हें सम्मानित भी किया। भुवनेश्वर में कोरोना से बचकर ठीक हुए लोगों ने इस मौके पर डॉक्टरों को उनके सेवा भाव के लिए याद किया। और अब राज्यों की अहम खबरें आपको दिखाएंगे। यूपी के कानपुर के बिकरू कांड का 1 साल पूरा हो गया है। आज यूपी डीजीपी का चार्ज संभालेंगे मुकुल गोयल और कहा एक गरीब महिला को थमाया 2.5 लाख का बिजली बिल। देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। कानपुर के बिकरू कांड को 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 2-3 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। हालांकि 10 जुलाई को विकास दुबे भी मुठभेड़ में मारा गया था। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी मुकुल गोयल आज अपना पदभार संभालेंगे। नए डीजीपी के सामने जिला पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक की चुनौतियां होंगी। 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल फरवरी 2024 में रिटायर होंगे। उनके पास करीब 2.5 साल का कार्यकाल है। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी के प्रयागराज यूनिट ने मुख्तार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी की नजर उसकी अवैध संपत्ति पर है। मऊ से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी अभी बांदा की जेल में बंद है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला आज दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। चौटाला सुबह 9:30 बजे तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और रिहाई के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग भर्ती घोटाले में अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। हालांकि वे पहले से ही पैरोल पर बाहर हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में अफसर खान नाम के एक युवक ने फेसबुक पर अपने गांव अमीरती को मिनी पाकिस्तान बता दिया। पुलिस ने शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी सऊदी अरब के ओमान में रहता है और कुछ महीने पहले ही अपने गांव वापस आया है। यूपी का उन्नाव कांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के गुर्गों ने रेप पीड़िता के चाचा की जमानत लेने वाले युवक को रॉड से पीटकर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के इटावा जिला सेशन कोर्ट के बाहर पंचायत चुनाव के विवाद में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद नौबत मारपीट तक आ गई। पुलिस ने आनन फानन में अतिरिक्त बल बुलाकर जिला सेशन कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया। एमपी के गुना में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक झुग्गी में रहने वाली बुजुर्ग महिला रामबाई प्रजापति को बिजली विभाग ने 2.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया। रामबाई घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती हैं। बुजुर्ग महिला की बिजली विभाग में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यूपी के मुरादाबाद में मानव तस्करी के शक में बिहार से पंजाब जा रही जलपाईगुड़ी कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से 83 लोगों को उतारा गया। इनमें 48 नाबालिग हैं। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में 8 टीमें ट्रेन से उतारे गए सभी लोगों से पूछताछ कर रही हैं।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।